बाप बेटे के होते हैं। हमारे जहाँ तो जीते जी बाप बेटे को ज़मीन नहीं देता तो मोदी को कहाँ से देगा, ये तो उसने भरम पाल रखा है। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघो बॉर्डर पे, जहाँ बहुत सारे किसान गुज़श्ता 12 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। डॉक्टर सीमा दीवान साहिबा हैं और एक और ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है, 2 जालंधर से आई हैं। आइए इन सब जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रही हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है और ये कब तक करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती, या फिर अगला मिशन इनका क्या है। डॉक्टर साहिबा, आप तो दिल्ली से ही हैं जी 12 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 12वां दिन है आज, जी। लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होना चाहिए, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं? हमारे हिसाब से कि हर जितना किसान भाई हैं, जितना खेती किसान से जुड़े हैं, सबको एक साथ हो जाना चाहिए। और हमारे ही बनाए माननीय नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ही बनाए हैं, और हम लोगों को जो कानून ये बनाए हुए हैं, हमारे सबके सहमति के हिसाब से कानून वापस लेना चाहिए उनको। मोदी जी का कहना है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए उनको, चूँकि उनको पहले ही सारे फ़ायदे उनको बता दिए गए हैं कि क्या फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं होना। ऐसे में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेजा और बेकार जा रहा है। ऐसे में क्या मतलब, इसमें अभी पता लग गया कि पंजाब में, यूपी में, हर जगह जो किसान धान बेच रहे हैं, हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो 100 रुपये किलो चावल मिलता है, और किसान भाई हमारे पूरे साल मेहनत करते हैं और 8 रुपये किलो धान खरीद रहे हैं, 10 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं। तो इसमें वो पूरे साल मेहनत करके अगर 10 कुंटल गेहूँ बेच के 4000 में वो अपने खेती में खाद डालेंगे, पानी सिंचाई करेंगे, अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, क्या करेंगे उसमें। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है, पहले बताएं, नाम बताएं आप। मेरा नाम सुख संधू है, मैं जलंधर कैंट तो आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो आप आई हैं प्रोटेस्ट में, कब से आई हैं? 11 दिन हो गए जैसा आपने बताया। 11 दिन हो गए सर। तो क्या मतलब, क्या रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, या क्या मुद्दा है आपका, या क्या मांग है जिसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? सर, सरकार ने जो ये कानून, काले कानून बनाए हैं, हम लोग उनके लिए आए हुए हैं। किसान हमारे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था इससे। मोदी मांग नहीं मान रहा, ठीक है। हम लोग इसलिए सड़कों के उतर के आए हुए हैं, तो हम लोग मांग मना के ही जाएंगे अपनी। कल छठी बार बात होनी है, लेकिन सरकार मानने के लिए राज़ी नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोग अपने घर को वापस होंगे या फिर अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारा बिल वापस नहीं आते, डटे रहेंगे। सर, जैसा कि आज 12वां दिन है, सरकार झुकने को राज़ी नहीं, किसान प्रोटेस्ट करने वाले जो भाई हैं वो पीछे हटने को राज़ी नहीं। ऐसे हालात में आप क्या होगा जब कल छठी बार बात हो और सरकार उसको मानने से इनकार कर दे, तो ऐसे में अगला कदम आप तमाम प्रोटेस्ट करने वालों का क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जैसे जथेबंदियों के प्रेसिडेंट हैं, अभी तो 507 जथेबंदियाँ पूरे ऑल इंडिया की, भारतवंश की, वो सभी एक मंच पे हैं, एक साथ हैं। सभी के एडवाइस लेके, सभी से कांटेक्ट करके फिर अगला जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम है वो लिखा जाता है। जैसे आपने देखा कि अगर हमारा अकेलों का होता तो ये भारत बंद का समर्थन हमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ से भी मिल रहा है वो नहीं मिलता। कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है भारत की, वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो किसान भाई हैं उनकी मांगे क्या हैं, या फिर जो कानून बनाया गया है वो कानून कौन सा है जिसको किसान भाई नहीं मान रहे। पहले उस कानून के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये 3 कानून हैं, अलग अलग हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ये किसान का कानून है वो शायद भ्रम में है। ये कानून सबका है, जनता के लिए भेजा गया है। जैसे पहला कानून है कि जरूरी वस्तुओं शोध बिल, जिसे बोल देते हैं कि स्टोर करना, किसी चीज़ का भंडार कर लेना, तो उसमें वो कर दिया। पहले तो जो कानून थे वो थे कि कोई भंडार नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ने खुली छूट दे दी कि कोई कितना भी भंडार कर ले, वो कर सकता है। तो उसमें कॉर्पोरेट घराने जो हैं, वो पूंजीपति हैं, वो किसी भी अनाज को स्टोर कर लेंगे किसान से बहुत सस्ता खरीद के, उसके बाद में वो महंगा करके बेचेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, किसान की खेत में मक्का पैदा होता है, मक्की, ठीक है, तो उसके जो पॉपकॉर्न बनते हैं, अब एक मक्की किसान के खेत से 10-20 पैसे की जहाँ 50 पैसे की जा रही है, तो उसके 10 पैकेट पॉपकॉर्न के बनते हैं जो हम थिएटर में 50 से 100 रुपये का खरीदते हैं। तो उस हिसाब से लगा लिया जाए कि आम आदमी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा जब ये कानून लागू हो जाएगा कि कोई कितना भी स्टोर कर रहा है तो वो स्टोर कर लिया। अब प्याज की कीमत देख रहे हैं ना, स्टोर कर लिया प्याज, तो स्टोर करने के बाद जब मार्केट में कम पड़ गया तो उन्होंने निकाल दिया, तो 70-80 रुपये तक चला गया। ये बात रहेगी। और वही जब किसान की पैदावार आएगी तो यही जो प्याज है वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में आ जाएगा। ये
बात हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये हमारे लिए कानून जो बने हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए। आम जनता के लिए। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि मैं आपसे किराए पे, जैसे शहरों में दुकान ले लेते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं, ठीक है। वही बात रह जाती है कि जैसे किराए में आपने दुकान ले ली तो उसमें रहता है कि दुकान आपको किराए पे दे दी, आप कोई भी सामान रख लो। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये हो जाएगा कि दुकान दे दी आपको हलवाई के लिए दी, जहाँ मेडिकल स्टोर के लिए दी, जहाँ कपड़े के लिए दी, तो आप वही कारोबार कर पाएंगे, चाहे आप उसमें फ़ायदे में जाएं चाहे नुकसान में। तो वही किसान के लिए है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती दे दी तो वो खेती वही कर पाएगा, जो वो बोलेंगे वही बोना पड़ेगा, हो या ना हो। ये हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो है मंडीकरण, जिसको हम लोग अनाज मंडी बोल देते हैं, जहाँ पे अनाज जाता है तो वो प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर की खुशी है, वो अगर हम लोग पैदावार कर दिए तो उसकी मर्जी है, खरीदे या ना खरीदे। लाइक दैट वेजिटेरियन सब्जी, जैसे सब्जी किसान पैदा कर रहे हैं तो वो किसान के खेत से 2 रुपये जा रही, मगर आप लोग 30 रुपये 40 रुपये खरीद रहे हो। उसका रीज़न यही है कि उसका मंडीकरण नहीं है। ये चीज़ें जो है हम लोगों को समझाना चाहते हैं, भाई जो किसान के खेत से गोभी जो है 50 रुपये से 1 रुपये केजी जे रही है, वो आप 40 रुपये खरीद रहे हो। तो वो बीच के जो बिचौलिए हैं बोले हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं भैया आप बिचौलिया नहीं ख़त्म कर रहे, आप खुद बिचौलिया बन के आ रहे हो कारपोरेट घरानों के। ये तो मोदी सरकार बिचौलिया बन रखी। दूसरा आपके मीडियम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भ्रम है जो खासकर हिंदू तबके को कि बीजेपी की उनकी गवर्नमेंट है और भारत में उनका जो है शासन है वो शासन कर रहे हैं, वो भ्रम में है। ये शासन ओनली गुजरात कर रहा है, कहीं बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी को गुजरात वालों ने हाईजैक कर रखा है और वो हाईजैक हो के वो पार्टी जो है वो सारा प्रशासन जो है, देखिए आज अगर बोलते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है तो कौन है? गुजराती। गवर्नर है तो कौन है? गुजराती। प्राइम मिनिस्टर है तो कौन है? गुजराती। अब जितने लोटू टोले थे, नीरव मोदी कौन था? गुजराती। तो सब गुजरात वाले ही हैं। वो गुजरात वाले जो है पूरे देश पे शासन कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से ये लोगों तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, भाई जितनी जल्दी इनको खदेड़ दिया जाएगा उतना फ़ायदे में जाएगा। चलिए, ये तो 3 बातें आपने बताई कि ये 3 कानून हैं जो वो लागू करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो डिमांड अपनी रखी है जिसको नहीं मानी जा रही है, वो कौन सी डिमांड है? वो तो इनको प्रॉपर तौर पर रद्द करने की, और वो रद्द करवा के सुनेंगे। एक रद्द करने के लिए तो आपने देखा भी आवाज़ आ गई, जैसे उन्होंने बोला था कि हम 7 तारीख को आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे, तो 9 तारीख के मीटिंग का जो एजेंडा रहेगा वो ये एक एजेंडा उन्होंने बता दिया कि हम 1 कानून रद्द कर रहे हैं और 2 कानून में संशोधन कर रहे हैं। वो हमें मानने नहीं है। अब हमें तो तीनों कानून रद्द करवा के जाएंगे। अब पहले गवर्नमेंट जो थी वो ये था कि बात करने के लिए रेडी नहीं थे, कोई मिनिस्टर वगैरह चीफ इनका जो था वो कैबिनेट वो बात करने के लिए मीटिंग में नहीं आ रहा था। ओनली सेक्रेटरीज वगैरह आ रहे थे जो प्रशासन के नुमाइंदे, तो वो आ रहे थे सिर्फ। फिर मिनिस्टर जाने शुरू हुए। पहले किसानों को समझाया गया, जब उन्होंने को पता चल गया कि ये कानून में 39 गलतियां निकाल के किसानों ने बता दी, तो उनको पता चल गया कि उन्होंने चाहे जितना भी पेचीदा कानून बनाया है मगर किसान उनको समझ चुके हैं। ये हमारे उसमें भरम फैलाने वाली बात में नहीं आएंगे। इन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा हुआ है। तो फिर बोला कि हाँ कानून में गलती है, हम लोग इसमें सुधार कर देंगे। अब बोले 1 रद्द कर देंगे, 2 में सुधार कर देंगे। तो उससे साफ जाहिर है जो हमारी पंजाब की, जो आप पूरे भारत की एक कहावत है, बड़ा बुजुर्गों ने कहा हुआ मुहावरा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वो घंटी नहीं पूरा टल बंध चुका है मोदी के गले में, और वो अब बजाना तो बड़ी दूर की बात है, उठाना ही मुश्किल हो गया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से? क्या कहना चाहेंगे आप? पहले सबसे पहले हम मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो वहाँ इंडिया में तो है, पूरे वर्ल्ड में हमारी आंदोलन की खबरें पहुँचा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये जो बिल है ना, एक किसान मारू बिल नहीं है, पूरे पंजाब मारू बिल है। क्योंकि जो किसानी हमारी पूरी भूमि से निकलती है। जब हमारी भूमि इन्होंने हमारे से ले लिया, क्योंकि इनका इरादा होता है कि जैसे हम सरकारी रेट है ना, जैसे इनकी भूमि निकलेगी, गेहूँ निकलेगे और मूंजी निकलती है, उसका रेट सरकारी रेट हमारा होता है। जैसे अभी मूंजी हमने बेची है 1930 ऐसे रुपये, 1900 के ऊपर बेची है। जब बिल इनके पास हो जाएंगे तो वो हमारी मूंजी उसके बाद हमारी कोई 1000 में लेगा, कोई 800 में लेगा, क्योंकि मंडी का ख़त्म हो जाएगा ना। यही चाहते हैं कि ये लोग जो इसके गुजरात हमारे प्रधान जी ने बोला था कि सभी गुजराती हैं। ये जिनको देना चाहता हुआ अबानी अडानी वो भी गुजराती हैं,
सिर्फ हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करने के लिए जो सब साजिश रची जा रही है कि इनके हम मंडीकरण तोड़ देंगे, सरकारी भाव तोड़ देंगे, उसके बाद अंबानी अडानी हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करेंगे। पहले तो ये जो भाव है ज़्यादा देंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे हमें भाव नहीं पूरा मिलेगा तो हम अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि जब हमारी फसलें सस्ती ले लेंगे तो हम फिर अब हमारा जो अपने पंजाब का किसान वो अपनी ज़मीनों को बेचना शुरू कर देगा। और अंबानी अडानी को इसीलिए है कि वो मैं ख़रीद के उधर मैं अपने प्लांट तैयार करूँगा और मेरे पूरा जो पंजाब मैं कब्जे में ले लूँगा, ये करना चाहते हैं। कि इसलिए तो हम मोदी जी को बोलते हैं कि वो हम ऐसा नहीं बोलते, हमारी एक वाट होती जैसे एकड़ में होते, हमें वो कोई काट के दूसरी साइड में लेके जाएगा तो हम उसका हाथ काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इनको ज़मीन नहीं देना चाहते, हमारी ज़मीन ऐसे कोई छो नहीं सकता, ऐसे नहीं कोई, क्योंकि हमारे से ऐसे कोई ले नहीं सकता। तो हम मोदी जी को ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी जो फ़ौज है ना, मुग़लों के टाइम पे जब इन्होंने फ़ौज ने तोपों से हमारे आगे आई थी ना, और हमारे जो बहादुर थे ना, उन्होंने डांगों के बल पे रोका था मुग़लों के टाइम पे तोपों को। वो फ़ौज है जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब एक गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। ये ऐसे झुकने वाली फ़ौज नहीं है कि मैं इधर रोक लूँगा उधर रोक लूँगा, ये रुकने वाली फ़ौज नहीं है। ये तो पूरा अभी देख लो, ये कब के हम 15 दिन हो गए इधर आए को, इतना राशन साथ में लेके आए कि चाहे 6 मंथ लग जाए चाहे 1 साल लग जाए, हमारे पास राशन मुकने वाला नहीं है। ये गुरु का लंगर है। हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये से लंगर शुरू किया था, अभी तक चल रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये भंडार गुरु नानक देव जी का। ये मोदी जी बोलते हैं कि हम इनके पास कोई खाने के लिए नहीं भेजेंगे, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लंबा संघर्ष लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इधर डटे रहेंगे। और मोदी जी को जो कहना बोलते हैं, अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। और एक बात और है भाई साहब, इसमें एक बात मैं मोदी जी को और गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ, मैं इंडिया का तो ज़्यादा नहीं कहता, मगर पंजाब की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर चेक कर लिया जाए तो पंजाब में जो केस चल रहे हैं उसमें 70 से 80% केस जो हैं ज़मीन जायदाद के बंटवारे के भाइयों के होते हैं, बाप बेटे के होते हैं। हमारे जहाँ तो जीते जी बाप बेटे को ज़मीन नहीं देता तो मोदी को कहाँ से देगा, ये तो उसने भरम पाल रखा है। देखा आपने कि जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनका कहना यह है कि मंडीकरण ख़त्म करने की जो बातें की जा रही हैं, मतलब उनका जो नज़रिया है वो मंडीकरण ख़त्म करने का। अगर ये चीज़ पास हो जाती है, तीनों कानून अगर पास होता है, इस पर लोग अगर इसका मुखालफत इसकी नहीं करते हैं, ये कानून पास होता है तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आवाम का होगा। चूँकि जैसे अनाज की पैदावार आती है वो औने पौने भाव में जाएगी और लोग जितने यहाँ के मालदार लोग हैं उससे ख़रीदेंगे और अपने स्टोर रूम में स्टोर करके रखेंगे, और जब वक्त आएगा तो वो उसे महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिस तरीके से अभी सब्जियों का रेट चल रहा है। मशरिक न्यूज़, दिल्ली।